दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जज साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कोर्ट में एक जज साहब की नियुक्ति होती है और वहां पर वो अपना कार्यभार बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे और वहीं से रोज सुबह सुबह उनका कोर्ट जाना और शाम को कोर्ट से वापस लौटना। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके दो बच्चे थे। तभी एक दिन अचानक से शाम को एक शादी का इनविटेशन जज साहब के यहां पर आता है और उस शादी को अटेंड करने के लिए उन्हें जरूर से जाना था। अब वो शादी के लिए जज साहब की पत्नी जज साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है और आपको जल्दी से वापस लौटना है। अब जज साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम करके वापस लौटता हूं और फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। बातें तय हो गई थीं और बातें तय होने के बाद जज साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर वो सीधे कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। कोर्ट रूम में जाने के बाद दिन भर वो अपना काम करते हैं, केसों पर काम करते हैं और काम करने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम को समय जब छुट्टी का टाइम होता है तो जज साहब कोर्ट से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। जज साहब कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब सब बैठ गए थे और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया था, अब ड्राइवर जैसी गाड़ी चलाता है तो थोड़ी आगे जाने पर एक शख्स से जो गाड़ी है वो रुक जाती है और गाड़ी बंद पड़ गई थी। अब इसके बाद जो जज साहब होते हैं वो ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ गाड़ी में और किस वजह से गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं साहब क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर उतारता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर किस कारण से गाड़ी बंद हो गई है। इसके बाद जज साहब वो ड्राइवर से कहते हैं कि भाई, मुझे जल्दी जाना है और ये गाड़ी जल्द से जल्द ठीक करवाओ, या फिर ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर होता है वहीं से किसी की गाड़ी मांगता है। जज साहब को घर छोड़ने के लिए कोर्ट रूम के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी, और उससे जाकर ड्राइवर बात करता है और कहता है कि जज साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़ के आना और छोड़ के आने के बाद आपकी गाड़ी को मैं यहीं पर लाके दे दूंगा। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वो भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर जज साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर जज साहब को बैठाता है और बिठाने के बाद चल देता है। कोर्ट रूम से जज साहब का आवास लगभग 4 किलोमीटर दूर था और जैसे आधा रास्ता तय होता है तभी अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है, जिस पुलिस नाके से रोज जज साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे वो आया जाया करते थे उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में थे और जैसे जज साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे तो वहां के पुलिस वाले एकदम से आकर जज साहब को रोक लेते हैं और रोकने के बाद ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। जज साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं तो इसके बाद जज साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, गाड़ी को रोक लो, लेकिन इन्हें ये मत बताना कि मैं जज साहब हूं यहां का। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगते हैं और जब ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगे जाते हैं तो वो कहता है कि साहब, कागज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज फिलहाल घर है, यहां पर गाड़ी में मेरे पास नहीं है। दरअसल ये बात भी जज साहब ने कही थी और बताया था कि तुम कागज मत दिखाना, और फिर देखते हैं कि ये किस तरह का फाइन बनाते हैं, चालान करते हैं या फिर क्या करते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगा कि अरे साहब, ऐसे बंद कैसे कर दोगे, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है। दरअसल हमें जल्दी से एक शादी में जाना है तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी है, और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं, आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जब पुलिस वाले होते हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो तभी जज साहब होते हैं। वो पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। वो अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से उतरते हैं। अब जज साहब जैसे ही उतरते हैं तो उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए खड़े थे वहां से सर सर कहकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पर्सनल ड्रेस तो नहीं थी। जो जज साहब का कोट होता है उसको उन्होंने उतार कर पहले ही रख दिया था, और ना ही उनके पास उनकी गाड़ी थी जिससे वो लोग पहचान सकें कि ये यहाँ के जज हैं और इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है। तो सर सर कहकर उनसे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कहते हैं कि साहब ऐसे तो आप नहीं जा सकते, अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। इसके बाद जज साहब पूछने लगे कि कितना फाइन बनेगा, तो वो बताते हैं कि लगभग 4,000 रुपये बनेगा, इतना फाइन आपको देना पड़ेगा। जज साहब कहने लगते हैं कि भाई ये हमारी अपनी गाड़ी है और इसमें कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कागज हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल घर रह गए हैं तो कल हम आपको दिखा देंगे। ड्राइवर जो कह रहा है सही तो कह रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले जज साहब की भी मानने से मना कर देते हैं। तभी जज साहब होते हैं। वो पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उससे पूछ लेते हैं कि ये बताओ, क्या तुम नए नए यहां पर पोस्ट हुए हो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा तैश में आता है और कहता है कि साहब आप कहना क्या चाहते हो, मैं तो यहां पर 3-4 साल से काम कर रहा हूं और आपने मुझे ये क्यों पूछा। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर तुम 3-4 साल से यहां काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूं। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता हूं। उसके बाद जज साहब होते हैं, मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहां का फलाने कोर्ट का फलाना जज हूं और मैं अक्सर इसी रूट से जाया करता हूं, लेकिन जब मैं रोज अपनी गाड़ी से जाता हूं तो उस टाइम पर तो आपने मुझे नहीं रोका। आज मुझे जल्दी है और जल्दी में मुझे कहीं जाना है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूं। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम से कंपकपा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि कोर्ट के जज साहब हैं तो ये तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांग लिए। दरअसल पुलिस वाले ने उनसे कुछ पैसे पैसे मांगे थे। बिना चालान करने के उनको निकलने के लिए जज साहब उनको समझाने लगे और कहते कि ये बताओ भाई, जब तुम हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। इसके बाद पुलिस वाले होते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो भी हम यहां से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। तो जज साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीजों पर बाद में गौर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जरूर से जाना है, आप लोग आगे से मुझे जाने दीजिए। इसके बाद जज साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से सीधा अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। आवास पर पहुंचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले जाता है और वापस लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहां पर उसे ठीक करके वापस से जज साहब के पास पहुंचता है और उन्हें उस फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। जज साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था और वो सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है और उसके बाद जज साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जज साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो बहुत कुछ उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 4,500 की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि अगर इस तरह से वसूली करते हैं तो कोर्ट के अंदर काफी सारा पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वो पैसा जाता कहां है और कौन कौन इस चीज में शामिल है। इसी चीज को सोचते हुए रात भर में उन्होंने फैसला कर लिया था
कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहां के एसपी साहब से बात करनी थी और एसपी साहब को ये सारी बातें बतानी थीं। दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह जज साहब उठकर सबसे पहले रोजमर्रा के काम करते हैं और उसके बाद सीधा अपना फोन निकालकर एसपी साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। जज साहब के कहे अनुसार एसपी साहब होते हैं, वहां से सीधा जज साहब के आवास पर ही आ जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए और वहां आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में जज साहब होते हैं, उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, तो मैं अकेला इस चीज में शामिल नहीं हूं। इस बात को सुनकर एपी साहब होते हैं, वो भी बड़े हैरान होते हैं और इसके बाद वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब जज साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस चीज में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा और उसके लिए पहले मुझे सबूत बनाना पड़ेगा। इसी चीज को सोचकर एसपी साहब वहां से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद जब एसपी साहब है वो मन के अंदर कुछ बात सोच लेते हैं और उस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे उन्हें इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही उन्हें ये भनक थी कि तुम्हारी बात एसपी साहब तक पहुंच गई है, और एसपी साहब ने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वो जज साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहीं पर उन्होंने ये बात का फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाना और तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना जरूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ियों से पैसा मांगा करते और चालान का डर दिखाकर उनसे कुछ पैसे लिया करते। लगभग 4 दिन बाद अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, यानी कि आप कह सकते हो कि वो गाड़ी रोड पर चलने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे उस गाड़ी को रोकते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उसे गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे कहने लगते कि हाँ भाई, ये गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो बंद करना होगा। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। कहते हैं कि साहब ऐसा मत करो, ये मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बंद नहीं कर सकते। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहां से इस गाड़ी को नहीं निकलूंगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद वो गाड़ी वाला कहते हैं कि साहब ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूंगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पर रख लूंगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और आप तो इसको बंद करना होगा। तो गाड़ी वाला कहता है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद जब पुलिस वाला होता है वो उसे रकम को घटाकर 10,000 कर देता है और 10,000 के लिए वो गाड़ी वाला मान जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 10,000 रुपये निकालता है और निकलने के बाद उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि चुपचाप से निकल जा, आगे किसी को कानो कान खबर न हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर 2-3 गाड़ियां आती हैं, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वो आते हैं और अपने साथ एक केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आते हैं। आने के बाद तुरंत से उन्होंने उस पुलिस वाले का वही हाथ जिस हाथ से उन्होंने रिश्वत ली थी, उस हाथ को उस केमिकल में डुबोया और डुबोने के बाद उस केमिकल का कलर चेंज हो गया और हाथों में रंग लग गया, यानी कि उस पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। और जैसे उसको पकड़ा जाता है तो वहां के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। एसपी साहब ने अपनी शर्ट के बटन में कैमरा लगा रखा था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वो लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते हैं।
उन्होंने जैसे ही देखा कि उसने पैसे ले लिए हैं तो फौरन से वहां पर आए और वहां पर आने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद एसपी साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और निकालने के बाद उन लोगों से कह देते हैं कि जज साहब यहां से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से पैसा बनाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 4,000 रुपये कहां से लेकर आएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब एसपी साहब की ये खबर चारों तरफ फैलती है कि एसपी साहब ने ऐसा कर दिया है और जज साहब के कहने पर यह सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग एसपी साहब और जज साहब की वाहवाही करते हैं और चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि यहाँ के एसपी साहब बेहद ईमानदार हैं और वो न्याय किया करते हैं, तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर हो जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर जज साहब ने एसपी साहब को कुछ ऐसा बताया। उसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।